नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे JSW एनर्जी पर। तो आज के ट्रेडिंग डे में JSW में 2.24% की गिरावट हुई है। पिछले एक महीने में 5% का रिटर्न, 6 महीने में 16% का रिटर्न, 1 सालों में 21% का रिटर्न और पिछले 5 सालों में 331% का एक मैसिव रिटर्न। अगर टॉप लेवल से कैलकुलेट करें तो स्टॉक में लगभग 27% की गिरावट है। पिछले 2 सालों से ये स्टॉक पूरी तरह से फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो जो भी लोग इसे टॉप लेवल पे खरीदे हैं उन्हें लंबे अरसे से कोई भी रिटर्न नहीं मिला होगा। कुछ दिन पहले ही कंपनी का रिजल्ट आया था और रिजल्ट भी अच्छी थी, लेकिन इसके बावजूद भी स्टॉक उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जिस तरह से निफ्टी 50 कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कमी कहाँ रह गई है। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स को रखने वाला हूं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फ्यूचर में बहुत ही बड़ी लॉस भी हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं, जिससे हम लोगों को इन्वेस्टर्स का मूड का पता चलेगा। इस चार्ट को मैं ईयरली बेसिस पे चेंज कर लेता हूँ। 2017 में कंपनी के प्रमोटर के पास 74.99% हुआ करती थी और करेंटली प्रमोटर्स के पास 74.66% है। किसी भी स्टॉक में मैक्सिमम प्रमोटर्स होल्डिंग 75% तक हो सकती है। तो इस होल्डिंग को देखकर तो ये क्लियर पता चल रहा है कि प्रमोटर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते अपनी होल्डिंग को सेल करना। कंपनी तो मार्केट में लिस्ट 2010 में ही हुई है और 13 साल बाद भी, यानी कि 2023 में प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 75% तक ही है। तो ये होल्डिंग बता रही है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर कितना ज़्यादा बिलीव है। और FII की होल्डिंग देखें तो क्वार्टरली वाइज ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रहा है और DII लगातार पिछले 4 क्वार्टर से अपना स्टेक को कम करते जा रहे हैं। और फाइनली पब्लिक की होल्डिंग क्वार्टरली बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी में पब्लिक का होल्डिंग बढ़ना मार्केट उसे नेगेटिव ट्रीट करता है, लेकिन ये नंबर बहुत ही ज़्यादा छोटा है जिसे हम लोग इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। पिछले 3 सालों में किसी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई बड़ी चेंज देखने को नहीं मिल रही है, सब कुछ ऑलमोस्ट फ्लैट है। यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट में हम लोग कंपनी की सेल्स को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी की सेल्स में हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि लगभग 3.25% का है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में अच्छी खासी जंप है, लेकिन असली खेल तो नेट प्रॉफिट में शुरू होता है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में लगभग 48% का फॉल है और क्वार्टरली 8 करोड़ का ही जंप देखने को मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट को देखकर ये पता चल रहा है ईयर ऑन ईयर रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट ऑलमोस्ट फ्लैट है। लेकिन अगर कंपनी का कोर बिजनेस का प्रॉफिट देखना है तो आप लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना पड़ेगा। तो कोर बिजनेस में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों केसेस में बहुत बड़ी जंप देखने को मिलेगी। तो कंपनी का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जब कंपनी का रिजल्ट अच्छा है तो किसी भी हाल में स्टॉक को पैनिक होकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम लोग कंपनी की लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कंपनी कितना ग्रीन एनर्जी में काम कर रही है। और जो कंपनी ग्रीन एनर्जी पे काम नहीं करेगी उन पे ताला लगना पक्का है। तो कंपनी ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का प्रॉमिस किया है। 2030 तक कंपनी की कोशिश है 2/3 एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से आए। इसके सिवा कुछ और भी इम्पोर्टेंट डेटा है, तो चलिए उस पर नज़र डाल लेते हैं। करेंटली कंपनी 30% रिन्यूएबल और हाइड्रो प्लांट से ला रही है और 70% थर्मल प्लांट से। 2050 तक कंपनी की कोशिश है 60 से 70% एनर्जी रिन्यूएबल और हाइड्रो प्लांट से जनरेट किया जाए और 30 से 40% एनर्जी थर्मल से। ये सभी तो हो गई कंपनी की अच्छी बातें। तो चलिए अब थोड़ी रिस्क फैक्टर की भी बात कर लेते हैं। तो कंपनी को इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कर्ज की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि हमें कंपनी के बैलेंस शीट में देखने को मिल रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल कंपनी के कर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो 1.34 पर जा पहुंचा है। और जब भी ये नंबर 1 से ऊपर जाता है तो कंपनी थोड़ी सी रिस्की कैटेगरी में चली जाती है। और दूसरा पॉइंट जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, तो दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो रही है
और इसी बीच में डिमांड उठी ग्रीन एनर्जी की और उसके बाद ही इतनी बड़ी स्पाइक देखने को मिली। इस ग्रीन एनर्जी की रेस में आप लोग इस बात को ना भूल जाओ, एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जहां मैक्सिमम कंट्रोल गवर्नमेंट अपने ही हाथों में रखना चाहती है और उसी का ये नतीजा था कि स्टॉक इतने सालों तक फ्लैट चल रहा था। तो आने वाले वक्त में मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ग्रीन एनर्जी की प्राइस को भी गवर्नमेंट काफी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, जैसा कि पास्ट में गवर्नमेंट कोल एनर्जी पर किया करती थी। अब आप लोग कहोगे कि इतनी बड़ी बात के पीछे का बेस क्या है, क्योंकि हवाई बातें तो किसी को भी पसंद नहीं होती है। तो चलिए इसके पीछे का बेस है, गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश में लगी हुई है पेट्रोल पर डिपेंडेंसी कम करने की। इसके लिए गवर्नमेंट ईवी व्हीकल को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है। ईवी के साथ साथ मार्केट में कुछ और भी हो सकता है, तो हाइड्रोजन व्हीकल, जैसा कि प्रेजेंट में पेट्रोल और डीजल गाड़ियां एक साथ चल रही है, वैसा ही फ्यूचर में ईवी और हाइड्रोजन व्हीकल हो सकती है कि दोनों एक साथ चले। आप लोग जानते ही होंगे कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा टैक्स लगाती है पेट्रोल डीजल पर, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यही टैक्स शिफ्ट हो जाएगी ईवी यानी कि पावर सेक्टर पे और हाइड्रोजन फ्यूल पर। आप लोग इस बात को समझो कि गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल से मिलने वाले टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म करना चाह रही है, तो इतना बड़ा टैक्स का हिस्सा गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? तो वाजिब सी बात है कि जो सेक्टर इसे खत्म करेगा उसी सेक्टर गवर्नमेंट अंधाधुंध टैक्स लेगी। आई थिंक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, लेकिन इस पीरियड को आने में अभी बहुत बड़ा वक्त है। तो ये थी मेरी पर्सनल ओपिनियन, और आप लोगों को क्या लगता है इस टैक्सेशन पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।